विश्व विजेता में इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले एबीपी न्यूज पर बहुत ही खास मेहमान आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंड इमरान खान। दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाने वाले इमरान खान क्रिकेट के इतिहास में कहा जाता है जब ये मैदान पर आते थे तो इसी तरह से वो बिजली कौंधती थी ऑडियंस में जिस तरह से आज यहां एबीपी न्यूज की ऑडियंस में कौंध रही है। खान साहब, ये अहम मुकाबला जिसमें पहले तो इंडिया को फेवरेट बताया गया, लेकिन जो शुरुआती दो मैच हुए हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, उसके बाद सबसे पहला सवाल सबके मन में यही, कौन जीतेगा आपकी नजर में? देखिए किशोर, 2020 मैच का ये कहना कि कौन जीतेगा ये तो कोई नुजूम ही बता सकता है आपको, क्योंकि 2020 मैच कहीं भी जा सकता है। 2 ओवरों में गेम बदल जाती है। एक अच्छा ओवर करता है बॉलर, 2-3 विकेटें लेता है, गेम बदल जाती है। 2 ओवरों के अंदर 20-30 रन पड़ते हैं, गेम बदल जाती है। इसलिए पुरानी फॉर्म एक तरफ, ये कहना कि कौन जीतेगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच, मेरे ख्याल में ये मुश्किल है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडिया की कंडीशंस के ऊपर हिंदुस्तान की टीम को हराना सबसे मुश्किल होगा, हालांकि वो एक मैच हार चुके हैं। लेकिन सुनील गावस्कर कह रहे हैं पाकिस्तान फेवरेट्स है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की टीम का मोराल एक मैच हारने से नीचे गया होगा और पाकिस्तान साइकोलॉजिकली जिस तरह कन्विंसिंगली बांग्लादेश से जीता उसका मोराल ऊपर गया होगा। तो वो मेंटल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि जब आप एक मैच में जाएंगे तो, और वो भी एक प्रेशर मैच है, यानी बहुत कल जो भी हिंदुस्तान के मैच पाकिस्तान के मैचेस खेले हुए हैं उन्हें पता है कि कितना प्रेशर होता है। तो कल प्रेशर बहुत होगा और वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को एज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी जैसी मैच शुरू होगा उसके अपने डायनामिक्स होंगे। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी इंडिया को नहीं हरा पाया है, क्या फिर यही होगा? मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि कल एक तब्दीली आएगी इसमें कि पाकिस्तान अपना ये रिकॉर्ड ठीक करेगा, दुरुस्त करेगा। क्यों ये हो क्या जाता है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में? इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप तक जीत लिया था आपने। हम वैसे हमारे जमाने में तो हिंदुस्तान को हराते थे रेगुलरली, लेकिन वर्ल्ड कप में हम हार गए थे। उस वर्ल्ड कप में भी आप हार गए थे। अच्छा, यहां तालियां बहुत बज रही हैं इस बात पर कि इंडिया को कभी हरा नहीं पाया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, लेकिन एक और रिकॉर्ड है और वो है ईडन गार्डन का रिकॉर्ड, जहां इंडिया पाकिस्तान से कभी जीत नहीं पाया। इस पे तालियां नहीं बजेंगी, लेकिन बता दें लोगों को। नहीं बजेंगी, आपकी इज्जत में और मोहब्बत में जरूर बजेंगी, लेकिन ये रिकॉर्ड भी है। तो इन दोनों सिलसिलों में से एक सिलसिला तो खत्म होगा, वो कौन सा सिलसिला खत्म होना चाहिए? होना तो चाहिए कि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड टूटना चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जो ड्राउट है ना, ये जो हमें बारिश नहीं हो रही, वो बारिश का इंशाल्लाह पहला कतरा गिरना चाहिए। लेकिन जो भी होगा मैच जबरदस्त होगा। खिलाड़ियों के जहन में भी ये रहता है, प्लेयर्स के जहन में रहता है कि ये रिकॉर्ड है साहब, हम कभी वर्ल्ड कप में इनसे जीते नहीं है। उधर इंडिया के प्लेयर्स के जहन में कि ईडन गार्डन में इनको हम हरा नहीं पाते। नहीं, प्लेयर्स, मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स का रिकॉर्ड की बजाय ज्यादा जो टीम की इमीडिएट फॉर्म होती है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो होती है। वो ये देख रहे होते हैं कि विराट कोहली ने एशिया कप में ये किया तो इसको हमने कैसे बॉलिंग करनी है। वो ये सोच रहे होंगे कि हमारी बैटिंग नहीं चली, इसने कैसे चली है। वो ज्यादा जो इमीडिएट फॉर्म होती है उसके ऊपर ज्यादा होता है, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं इतनी ज्यादा तवज्जो होती। एक चीज जो यहाँ पे भी हम लोगों को बता दें और दर्शकों को बता दें, हालांकि काफी को मालूम है, आप शायद कल पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जाने वाले हैं। हाँ, मैं ड्रेसिंग रूम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे शायद अफरीदी ने कहा कि प्लेयर से बातचीत की जाए, क्योंकि तजर्बा है मेरा ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के अंदर जो टेंशन है, मेंटली कैसे उसे डील करना है। तो
तो मैं इंशाल्लाह उनसे प्लेयर से बात करूंगा कल। लेकिन जो सिचुएशन है वो इंडिया की टीम की वैसी है जैसी 1992 में, वैसी तो नहीं है लेकिन लगभग वैसी होती जा रही है जैसी 1992 में आपकी थी, कि अब कोई मैच नहीं हारना है, अब सारे मैच जीतने हैं। तो समझ लीजिए कि आपको इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाना हो तो वहां जाकर आप क्या कहेंगे उन खिलाड़ियों को? क्या कहा था आपने 1992 में अपनी टीम को? देखिए, जब भी एक क्राइसिस सिचुएशन होता है, मैं आपको बताता हूं ना कि यहाँ यंग खिलाड़ियों ने बैट्स पकड़े हुए हैं, तो इनको मैं बताता हूं कि जब आप एक ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जिधर टेंशन होती है, क्राइसिस होता है, मसलन आप एक मैच हारे टूर्नामेंट से बाहर, तो जो खतरा होता है सबसे ज्यादा वो ये होता है कि आप हारने का सोचना शुरू हो जाते हैं, हार ना जाने का सोचना शुरू हो जाते हैं। जब आप हारने से खौफ होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब आपका जीतना मुश्किल हो जाता है। होना क्या चाहिए कि आपको अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए कि मैं हारूं, अगर हार गया तो क्या होगा। ज़हन में ही आना चाहिए मैं जीत गया तो क्या होगा। ये दो मुख्तलिफ माइंडसेट है। आपका जो ह्यूमन माइंड है ना, वो एक वक्त पे एक ही चीज सोच सकता है, या वो सोच सकता है मैं हार ना जाऊं, या वो सोच सकता है मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी है, मैं हार ना जाऊं की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी, एक है डिफेंसिव, एक है अटैकिंग। तो जो टीमों में जब प्रेशर में आ जाती हैं टीमें और ये समझती हैं कि हम मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर, होता क्या है कि वो हारने के खौफ में आ जाती हैं, और जब उसमें आती हैं फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। तो आप किससे बात करेंगे? धोनी से, विराट से, बॉलर से? असल में यहाँ कैप्टनसी आती है। यहाँ कैप्टन का फिर कैप्टन के अंदर फिर वो होना चाहिए सलाहियत के खिलाड़ियों को उनके अंदर से हारने का खौफ निकाले, उनको बताया कि जीतना कैसे है बजाय ये कि हारने से बचना कैसे है। तो क्या कहना चाहिए धोनी को? वही कि जीतना कैसे है, जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है, और खौफ निकाल दे, यानी कि ज़हन में से ये निकाल दें कि हम हार ना जाएं। क्योंकि ये एक प्लेयर का बैड पैच क्या होता है, अच्छा भला प्लेयर खेल रहा होता है, एकदम रन्स नहीं होते, क्या होता है, हारने का डर आ जाता है, फेल होने का खौफ आ जाता है। वो जब फेल होने का खौफ आता है, उससे पॉजिटिव क्रिकेट ही नहीं खेली जाती, तो बैड पैच आ जाता है। उसी तरह प्लेयर्स, टीमों के क्राइसिस आते हैं, तो क्राइसिस से निकलने का तरीका ये होता है कि आप हारने का खौफ ज़हन से निकाल दें। जाहिर सी बात है ये कहना आसान है और करना शायद इमरान खान के लिए आसान होगा, बहुत से खिलाड़ियों के लिए नहीं है। अफरीदी को क्या कहेंगे आप? वो एक मैच जीत के आ रहे हैं। अफरीदी को तो कल मैं जो कहूंगा वो मैं आपके सामने आज नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें तो कई उनको, मैं पाकिस्तान टीम को कई चीज़ें बताऊंगा जो इंशाल्लाह कल मैच के बाद आपको भी बता दूंगा मैंने क्या क्या, अगर वो जीत गया तो बता दूंगा। अफरीदी से कौन सी जबान में बात करते हैं आप? अफरीदी से तो क्रिकेटिंग जबान में बात करूंगा कल। चलिए, यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनके सवाल भी लेते चलेंगे साथ में। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, भारत पाकिस्तान का मैच कभी भी होता है तो सर उसको इतना अन्य तरीके से क्यों लिया जाता है कि ये हाई वोल्टेज मैच है या ऐसा है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं होता, या और टीमों के साथ ऐसा कभी क्यों नहीं होता? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मेरे ज़माने में जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो हमारे ज़माने में तो दो टीमें थी जो हम सब का जो जुनून होता था दो टीमों को हराने का। एक ऑस्ट्रेलिया 70s में, वो दुनिया की बेस्ट टीम थी, और फिर शायद तारीख की बेस्ट टीम थी वेस्ट इंडीज, जो लेट 70s से 80s तक 90 तक थी। तो हमारा तो सारा पैशन होता था, मेरा चैलेंज होता था उनको हराने का, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इंडिया को हराने का होता था। तो अब जो प्लेयर होता है वो तो रिस्पॉन्ड करता है पब्लिक को। अब पब्लिक का इंटरेस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच का होता था। हम कभी चैरिटी मैच भी खेलें तो उसमें भी पब्लिक बिल्कुल इन्वॉल्व, जिनको क्रिकेट का नहीं भी पता था वो भी मैच देखने आ जाते थे। तो इसलिए प्लेयर्स परफॉर्मर्स होते हैं, वो जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर परफॉर्मेंस में पब्लिक का इंटरेस्ट होता है तो वो उसी तरह फिर परफॉर्म करते हैं। तो हम शुरू में हिंदुस्तान के साथ जब शारजा कप शुरू हुआ तो एक किस्म का एक फेस्टिवल था, हम तो सीरियसली नहीं लेते थे। तो क्राउड जो था वो अगर मैच हार जाते थे वो तो जो हमारे से करते थे, यानी हमें जो वो बुरा भला कहते थे, तो क्राउड ने मजबूर कर दिया सीरियस खेलने के लिए।
तो इंडिया के साथ तो कोई फ्रेंडली मैच ही नहीं हो सकता था फिर। ये अच्छा होता है प्लेयर के लिए या ये दिक्कत होती है कि ये वाला जो मैच है इसमें तो पूरी कौम लगी हुई है कि नहीं साहब आपको जीतना है? नहीं, देखें, कई प्लेयर्स होते हैं जो प्रेशर पड़ता है वो उनकी स्टेटस नीचे चला जाता है, और कई खिलाड़ी होते हैं प्रेशर में और बड़े हो जाते हैं। तो प्लेयर तो खेलता ही, रिस्पॉन्ड करता है प्रेशर पे। अब हमारे ज़माने में विव रिचर्ड्स थे, जो मेरे ख्याल में कि तारीख में ऐसा बैट्समैन नहीं आया। और विव रिचर्ड्स की ग्रेटनेस ये थी कि जितना बड़ा मैच उतना ही बड़ा विव रिचर्ड्स बन जाता था, और आम मैच में वो इंटरेस्ट ही नहीं, वो बोर हो जाता था। वो तो चैलेंज के मुताबिक राइज करता था, और ये होती है ग्रेटनेस खिलाड़ी की। वो खिलाड़ी होता वो है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो विराट कोहली है उसमें ये क्वालिटी मैंने देखी है, और आपके कैप्टन धोनी में भी मैंने एक क्वालिटी देखी है कि ये मुश्किल वक्त के खिलाड़ी हैं। ये जब क्राइसिस होता है तो ये बड़े बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। ये एक हॉलमार्क है एक ग्रेट प्लेयर का। ज्यादातर बॉलर्स की शिकायत होती है कि इस तरह की क्वालिटी सिर्फ बैट्समैन में दिखती है। आप तो खुद इतने बड़े बॉलर रहे हैं, ऐसा बॉलर नहीं था कोई जो बड़े मैच में बड़ा हो जाता था? बिल्कुल। हमारे डेनिस लिली बड़ा ग्रेट बॉलर था, मैल्कम मार्शल, जो मेरे ज़माने में जो आउटस्टैंडिंग बड़े मैच के बॉलर्स थे। मैंने जो बाद में देखा 90s में, ग्लेन मैकग्रा मौके के ऊपर ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे, शेन वॉन मौके पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, हमारे वसीम अकरम और वकार यूनुस जब वो अपनी पीक पे थे वो भी परफॉर्म करते थे जब टीम को ज़रूरत हो। तो हिंदुस्तान से जो मैंने आउटस्टैंडिंग जो बैट्समैन मैंने देखा मेरे ज़माने में, सुनील गावस्कर मौके के ऊपर मुश्किल वक्त के बैट्समैन थे। जो हमने एक दफ़ा बड़ा एक ज़बरदस्त मैच हुआ था, जो मैं आखिरी टेस्ट खेला हूँ हिंदुस्तान में, वो बेंगलोर में टेस्ट मैच था। वो डिसाइडिंग टेस्ट मैच था सीरीज़ का, और एक बड़ी मुश्किल विकेट के ऊपर सुनील गावस्कर के ने शायद ही मैंने टेस्ट क्रिकेट में इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स देखी हो। शायद बहुत सी ऑडियंस ने वो इनिंग्स नहीं देखी होगी, लेकिन वो सेंचुरी नहीं बन पाई थी उनकी। हाँ, वो शुक्र है नहीं बनी थी, नहीं तो मैच जीत जाते हैं। एक और सवाल यहां से लेते हैं। सर, मेरा एक सवाल है बहुत बड़ा। 2020 क्रिकेट अभी रेवेन्यू के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए बहुत जाना जाता है, और उसके बाद अभी देखा गया है कि बॉलिंग और बैटिंग का जो बैलेंस होनी चाहिए 2020 क्रिकेट में, उससे कहीं ना कहीं हम हट जा रहे हैं। सो क्रिकेट की भविष्य के लिए शायद ये सही बात नहीं है। देखिए, इसका बैलेंस चाहिए। टेस्ट क्रिकेट 50 ओवर और 2020, अगर इसका बैलेंस ठीक ना हुआ तो ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। जो क्वालिटी क्रिकेट की है वो नीचे आ जाएगी, स्किल्स नीचे आ जाएंगे। क्योंकि जो टेस्ट है क्रिकेट का, एक क्रिकेटर का, वो है टेस्ट क्रिकेट। यानी आप जो खिलाड़ी हैं उनसे अगर आप पूछेंगे, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर को रेट करेगा। किसी से पूछ लें आप किसी खिलाड़ी को कहें कि वनडे का जितना मर्जी अच्छे प्लेयर हो, 2020 का, जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं परफॉर्म करता उसे प्लेयर नहीं मानते। और इसलिए कि टेस्ट क्रिकेट एक मुकम्मल तौर पे खिलाड़ी का टेस्ट है, उसके टेम्परामेंट का, उसकी टेक्निक का, उसके टैलेंट का। 2020 जो है उसमें हिटिंग जबरदस्त है, और आप टैलेंट का टेस्ट कह दें, लेकिन ना टेक्निक ना टेम्परामेंट इतना टेस्ट नहीं होता। टेम्परामेंट होता है थोड़ा सा क्योंकि क्राइसिस होता है, लेकिन टेक्निक का इतना टेस्ट नहीं है। और बॉलिंग में बड़ा मुश्किल है 2020 में, बॉलर वैरायटी तो उसकी टेस्ट हो जाती है, फील्डिंग का बड़ा अच्छा टेस्ट है। लेकिन अगर 2020 पे ज़्यादा जोर दे दिया क्योंकि पैसा बनता है और टेस्ट क्रिकेट को निगलेक्ट कर दिया, तो आखिर में टेस्ट क्रिकेट इफेक्ट होगी, क्रिकेट इफेक्ट होगी, क्रिकेट स्किल्स इफेक्ट होंगे। तो इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो शाहिद अफरीदी फिर कैप्टन क्यों है 2020 के? कैप्टन तो ऐसा होना चाहिए जो हर फॉर्म में काम कर सके। मेरे ख्याल में इसलिए कि वो समझते हैं कि मिसबाह-उल हक अब 2020 के कैप्टन नहीं रहने, क्योंकि उनकी एज हो गई है बदकिस्मती से। क्योंकि मिसबाह अभी भी टेम्परामेंट वाइज बहुत बेहतरीन कैप्टन है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा क्रिकेट देखता तो इसका आपको बेहतर जवाब देता।
मैं इतनी क्रिकेट देखता नहीं हूं क्योंकि आपको पता है मैं इस वक्त जी। और किसी बॉल गेम में ज्यादा मसरूफ हूं। अच्छा, मिसबाउल हक की एज होगी तो शाहिद अफरीदी की कब होगी? मतलब उनकी एज हो ही नहीं रही। ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि कब किस एज पे प्लेयर रिटायर करता है। ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि देखें, एक खिलाड़ी 14-15 साल की उम्र से उसकी जिंदगी में स्वाय एक स्पोर्ट्स के कुछ भी नहीं है, एक गेम के, एकदम वो पहुंचता है मिड 30s में, लेट 30s में, और उसको फैसला एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम खिलाड़ी सही टाइम पे छोड़ के गए हैं, बहुत कम। ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं कि अमूमन खिलाड़ी जब छोड़ते हैं वो उनकी उम्र ठीक होती है, लेकिन ज्यादातर हमारे सब कॉन्टिनेंट में इतना खेल जाते हैं कि लोग फिर माफिया मांगते हैं कि खुदा के वास्ते अब छोड़ दें। लेकिन ये आपका अपना करियर इस बात को जुटलाता है। आप तो चले गए थे, लेकिन अगर आप लौटते नहीं तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप कहां से मिलता? मैं तो सोच रहा था कि मैं जब अपनी पीक पे छोड़ूंगा, मैंने शुरू से फैसला किया था। तो जब मैंने छोड़ा तो उस वक्त हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट थे, हमारी टीम भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे फिर रिक्वेस्ट की कि मुल्क के लिए वापस आ जाओ। उन्होंने जब मुल्क का नाम लिया तो मैं आ गया वापस। जी, सही फैसला तो उनका था। वर्ल्ड कप तो आपने जीता। उसके बाद फिर मैंने छोड़ देनी थी, लेकिन फिर वो हॉस्पिटल बनाना शुरू हो गया। मेरे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उन्होंने कहा कि जनाब आप हॉस्पिटल बना ही नहीं सकेंगे अगर आप क्रिकेट से बाहर हो गए। तो फिर मैं आखिरी 3 साल तो हॉस्पिटल के लिए खेला। जी। सर, इमरान खान सर को नमस्कार। सर, मैं ये बताना चाहूँगा, जो स्ट्रेटजी जो हमारे स्ट्राइक रेट में अगर हमारे विराट कोहली रहते हैं और बॉलिंग साइड में हमारे मोहम्मद आमिर रहते हैं, तो उस बारे में सर आप क्या राय देना चाहेंगे मोहम्मद आमिर को? आमिर वर्सेस विराट कोहली, आमिर को क्या कहेंगे आप? तो बड़ा मजेदार मुकाबला होगा, क्योंकि आमिर इसके बावजूद कि 4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहे हैं, इसके बावजूद, या 5 साल रहे हैं बाहर, जो वो बॉलिंग कर रहे हैं, यानी एक 19 साल का लड़का आके एकदम 5 साल की गैप के बाद जो वो बॉलिंग कर रहा है आते साथ ही, और क्वालिटी क्रिकेट के अंदर, तो आमिर का तो आप सोचेंगे कि वो 4-5 साल खेलते रहते अभी क्या होता। तो बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं, और इसलिए कि उनकी पेस भी अच्छी है और वो बड़ा लेट इन स्विंग करते हैं। तो लेफ्ट आर्मर जब राइट हैंडर को इतना लेट इन स्विंग करता है और फिर आउट स्विंग भी कर लेता है और कंट्रोल से, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये वसीम अकरम की ये क्वालिटी थी। वसीम अकरम दुनिया के ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्मर इसलिए थे, और उनकी पेस ज़्यादा थी इनसे, आमिर से। लेकिन आमिर की इस उम्र में जो उनकी है, ये बड़ा आगे जाके इन दोनों का बड़ा मुकाबला होगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होगा, क्योंकि विराट कोहली भी आगे एक ग्रेट प्लेयर बनने जा रहे हैं और ये भी एक ग्रेट आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म बॉलर बनने जा रहे हैं। तो इनको क्या कहेंगे कल, ये तो बता दीजिए। नहीं, वो मैं कल के बाद आपको बताऊंगा। सर, अगर आप कल का मैच खेल रहे होते एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, देन व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? वही जो मैंने आपको अभी बताई कि मैं किसी सूरत कल के मैच का प्रेशर ना लेता, मैं सिर्फ सोचता जीतने का, हारने का खौफ ज़हन से निकाल देता, स्ट्रेटजी बनाता जीतनी कैसी है, बजाय स्ट्रेटजी बनाता कि हारूं कैसे ना। ये 2 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। तो जब आप जीतने की स्ट्रेटजी में आपको फ़र्क बताता हूँ, ये जब आप जीतने की आपकी स्ट्रेटजी होती है तो आप जब भी आपका मुखालिफ गलती करता है पकड़ लेते हैं उसको, वो आप सिर्फ पकड़ से, और हमेशा आपका मुखालिफ गलतियां करता है। लेकिन अगर आपके माइंड में हो कि मैंने जीतना है और आप सारा वक्त उससे गलतियां करवा रहे हो, तभी आप वो जब गलती करता है उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफेंसिव पे चले जाएं तो वो गलतियां करता जाएगा, आप अपने आप को बचा रहे होंगे। इसलिए एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट आराम से पहले दिन नहीं आता, ये ट्रेनिंग करके आता है। आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे एक माइंड का जब इतना बड़ा मैच हो तो इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है कि मैं हार जाऊं तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इससे निकलने के लिए आपको उस पे आना चाहिए कि मैं जीत गया तो लोग क्या कहेंगे। ये एक ट्रेनिंग होती है ज़हन की। और ये जो खास तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, अब इसमें हम सुनते आए हैं कि माहौल गर्म रहता है। अब जब माहौल गर्म रहता है तो स्लेजिंग होती है।
ये स्लेजिंग पहले ज्यादा होती थी, अब शायद उतनी ना होती हो, लेकिन इस तरह के मुकाबले में ईडन गार्डन्स के 70,000 लोगों के सामने किस पर ज्यादा प्रेशर डालती है? नहीं, प्रेशर तो दोनों टीमों पे होता है। प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, सारा पाकिस्तान देख रहा होगा। प्रेशर हिंदुस्तान पे होगा, सारी ग्राउंड भरी होगी, वो हिंदुस्तान को देख रही होगी, कि खिलाड़ी की एक एक चीज देख रही होगी। मैं आपको बता दूं होता क्या, प्लेयर घबरा जाते हैं जब ऐसा प्रेशर होता है। फील्डर डर जाता है कि मेरे पास क्या है, ड्रॉप हो गया तो क्या होगा। बैट्समैन डर जाता है मैं पहली गेंद पे आउट हो गया क्या होगा। बॉलर डर जाता है मुझे मार पड़ी तो क्या होगा। ये जब माइंडसेट आ जाता है, इसमें फिर परफॉर्म करना मुश्किल होता है। इस माइंडसेट को चेंज करना होता है। टनल विजन, क्राउड आप बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, क्राउड है ही नहीं जैसे मैं, और सिर्फ मैं करना क्या है उसके ऊपर कंसंट्रेशन आ जाती है। और कई खिलाड़ी तब अच्छा परफॉर्म करता है जब वो एंजॉय करना शुरू कर जाता है प्रेशर और ये सारा क्राउड। तो उसमें जब स्लेजिंग होती है तो ध्यान हटता नहीं है? स्लेजिंग की तो कोई परवाह ही नहीं करता। ये ऐसी बाहर आपको लगता है कि बड़ी कुछ स्लेजिंग होती है, वो इतना कंसंट्रेशन होती है, कोई बात भी कर रहा होता है, आप कौन उसकी सुनता है। नहीं, आजकल तो वो स्टंप माइक से ऑडियंस भी सुनती है। हाँ, लेकिन ऑडियंस के ऊपर शायद ज्यादा इम्पैक्ट हो, खिलाड़ियों पे बहुत कम होता है। और खास तौर पे एक मंजे हुए क्रिकेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता स्लेजिंग। मुझे तो बल्कि मैं बेहतर खेलता था स्लेजिंग को। हमारे जावेद मियांदाद तो जान के स्लेजिंग करवाता था अपनी गेम बेहतर करने के लिए। आपके जमाने में आप पर स्लेजिंग होती थी इंडिया की तरफ से? कभी, बहुत कम। और इंडिया के कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छी स्लेजिंग हैंडल करता था? असल में मैं फिर से कहूंगा सुनील गावस्कर, क्योंकि वो उनकी कंसंट्रेशन इतनी होती थी अपनी बैटिंग के ऊपर कि वो उसको जो भी आप कर रहे हैं उसकी आंखों के उसको अपनी गेम की तवज्जो उसी तरफ होती थी, वो सुनते ही नहीं थे कुछ। इमरान सर को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2020 को जनरली मनोरंजन का खेल माना जाता है, और पिछले एशिया कप में और नागपुर में भी हमने देखा कि रन नहीं बन रहे थे, 100 के आसपास रन बन रहे थे। तो क्या आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि मतलब पिच को ऐसा बनाना चाहिए जहां ज़्यादा से ज़्यादा रन बने और दर्शकों को मनोरंजन का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले चौके छक्के का? विकेट गिरने में एंटरटेनमेंट नहीं होता क्या? देखें, असल तो क्रिकेट का मजा होता है जब बैट और बॉल की कॉन्टेस्ट अच्छी हो। तो कई दफा वो बड़ा बोरिंग हो जाता है कि बॉलर जो भी करे डेड विकेट के ऊपर और मार पड़ रही हो। शायद जो स्पेक्टेटर्स है उनको मजा है छक्के लगते हुए देख के, लेकिन कॉन्टेस्ट तो वो मजेदार होती है जब बैट और बॉल के अंदर जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। इसलिए जब अगर गेंद स्पिन भी करे तो उसको भी खेलना एक आर्ट होता है, और स्पिनिंग विकेट पे दोनों टीमों को स्कोर करना होता है, तो वो भी कोई आसान नहीं होता। लेकिन बैलेंस होना चाहिए विकेट के पे, बॉलर को भी इतनी मदद करे, बैट्समैन को भी करे। कई दफा जब वन साइडेड हो जाती है तो तब फिर मुकाबला देखना इतना मजा नहीं आता। आप क्या चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान का कल का मैच हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो? मैं समझता हूँ स्पोर्टिंग विकेट हो। कैलकाटा में बन सकती है, कोलकाता में स्पोर्टिंग विकेट, जो कि बैट्समैन और बॉलर को भी बैट्समैन को भी मदद करे, बॉलर को भी करे। बॉलर को वहां पर क्या मदद मिल सकती है? मेरे ख्याल में अगर कई दफा आप थोड़ा घास छोड़ते हैं वहां तो गेंद मूव करता है, और शाम को मैच होगा तो शाम को थोड़ा मूव करेगा गेंद, बॉलर को भी मदद होगी। लेकिन बैटिंग विकेट अच्छी होती है कैलकाटा में। लेकिन अगर स्पिनर्स विकेट हो गई उसमें फिर रन्स नहीं ज्यादा होंगे, और वो रन ज्यादा नहीं होंगे तो मैच मुकाबला। और एक और भी खतरा है, अब मुझे नहीं पता कितना ये जो ओस या ड्यू का फैक्टर कितना है। अगर ड्यू पड़ जाती है तो उससे मैच खराब हो जाता है, क्योंकि बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यू के अंदर। सर अगर पाकिस्तान अगर मैच टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करेगा कि बॉलिंग लेगा? वो क्या लेना चाहिए ईडन की विकेट पे? मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि शाम को रात को ओस पड़ती है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तो ड्यू फैक्टर है तो फिर तो बॉलिंग पहले करना पड़ती है। लेकिन ईडन का रिकॉर्ड ये है कि जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है। अगर ओस पड़ जाए तो सेकंड बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें ना, ये जो गेल ने किया इंग्लैंड के साथ, मैंने देख रहा था वहां ओस पड़ी हुई थी तो वो तो बॉल सीधा, वो तो बड़ा आसान हो जाता है मारना। वो ना स्पिन करता, ना स्विंग करता, ना
ना मूव करता है, तो बड़ा आसान हो जाता है बैटिंग करना सेकंड। लेकिन सेकंड बैटिंग चेज करते हुए पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। वो यही बैलेंस है ना, अगर तो ओस पड़ गई तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो उसकी बॉलिंग है, तो अगर बॉलिंग न्यूट्रलाइज होगी सेकंड में तो उनको क्या फायदा हो। तो उनको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, जो उनकी बॉलिंग है, पहले बॉलिंग करनी चाहिए अगर ड्यू फैक्टर है। सर, कल आपके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के बॉलर्स को हिंदुस्तान के किस प्लेयर्स को, बैट्समैन को आउट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है? इसको विराट कोहली को जाहिर है, और दूसरा धोनी, और धोनी को भी, क्योंकि ये इसलिए डेंजरस प्लेयर हैं, ये किसी टाइम पे भी 1-2 ओवरों में गेंद चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को। विराट कोहली को पाकिस्तान क्या अभी तक पढ़ नहीं पाया है, या विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनको पढ़ने पे भी कुछ नहीं होने वाला? मैं अगर उनको थोड़ा सा ज्यादा बैटिंग करते देख लूं, जो मैंने नहीं देखा, मैं इसके ऊपर इसका बेहतर जवाब दे सकता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि उनका जो रिकॉर्ड है उसमें 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक, उनकी वर्सेटिलिटी, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और अगले और पिछले पांव दोनों पे खेलते हैं, और दूसरा प्रेशर में खेलते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी क्वालिटीज हैं। इमरान साहब, बैटिंग की हमने बहुत बात की, बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग आपने ज्यादा देखी नहीं है, लेकिन आशीष नेहरा को तो आपने भी देखा होगा, वो इतने वक्त से खेल रहे हैं। बैट्समैन के बारे में कहा जाता है कि वो पुराने चावल की तरह बेहतर होते जाते हैं, पुरानी शराब की तरह बेहतर होते जाते हैं, लेकिन आशीष नेहरा तो बॉलिंग में बेहतर होते जा रहे हैं 36-37 साल की उम्र में। और आशीष नेहरा एक ही बॉलर है जिनको मैं रिकॉग्नाइज करता हूं हिंदुस्तान की टीम में, क्योंकि पुराना, मैं तो हैरान था, वो अभी भी खेल रहे हैं। देखें, बॉलर का मैं आपको अर्ज करूं कि बॉलर का क्या होता है कि जैसी जैसी वो एज करता है तो उसका जो जिस्म है उसकी फिटनेस कम होती जाती है, इलास्टिसिटी कम होती जाती है, मसल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, लेकिन मेंटली वो गेन करता है। अब बॉलर अगर अपनी पीक को बढ़ाना चाहता है तो वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करे, क्योंकि एक्सपीरियंस तो वो गेन कर रहा होता है, तो जो वो फिजिकली लूज करता है वो मेंटली गेन करता है। तो आशीष नेहरा का जो, मैंने तो उनको सिर्फ एशिया कप में देखा, तो उसमें तो वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। और एक बॉलर हैं जिनका मैं आपको कह सकता हूं कि वो नए गेंद से पाकिस्तान को ट्रबल करेंगे। लेकिन मैं आपको स्पिनर्स का, मैंने 1-2 जगह देखे हैं स्पिनर्स, मैंने ज्यादा नहीं देखे, लेकिन मुझे इंडिया के स्पिनर्स हमेशा ही अच्छे थे, क्योंकि स्पिनिंग विकेट्स है ज्यादा, और तेज बॉलर्स के लिए इन विकेटों के ऊपर कम अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए स्पिनर्स हमेशा अच्छे थे। तो होगा, कल जो मुकाबला होगा विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, विकेट कितनी स्पिनर्स को मदद करती है, या विकेट बैटिंग विकेट्स हैं, या थोड़ा सा घास है सीम करती है, और फिर आखिर में जो ड्यू फैक्टर है, ये सारी चीजें बॉलिंग को अफेक्ट करेंगी। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये लेफ्ट आर्म ज्यादा नहीं, और मतलब वैरायटी कम नहीं है? ये मेरे ख्याल में वसीम अकरम को देख के सारे लेफ्ट आर्म बॉलिंग शुरू कर दिया उन्होंने। तीनों मुख्तलिफ किस्म के बॉलर हैं। जो आमिर हैं वो मूव करवाते हैं, बड़ा लेट स्विंग करते हैं, बड़ा अच्छा टेम्परामेंट है, कंट्रोल है उनके पास, और दोनों करते हैं स्विंग। एक लेफ्ट आर्म बॉलर जब राइट हैंड बैट्समैन को लेट इन स्विंग करता है वो बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि वो नेचुरल एंगल बाहर जा रही होती है, जब वहां से अंदर कर्व करता है तो आप देखते हैं कि वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है खेलना। तो ये मोहम्मद आमिर की स्ट्रेंथ है। जो सबसे खतरनाक बॉलर हैं, अगर वो सही बॉलिंग कर दें, वो है मोहम्मद इरफान। 7 फुट से 140 किलोमीटर पे बॉलिंग करना, अगर वो उनका लाइन ठीक और लेंथ ठीक हो जाए तो वो भी मैं 1-2 ओवरों में मैच चेंज कर सकते हैं। वो उनका ज्यादा थोड़ा सा उनका लाइन लेंथ सही नहीं होता, और वो जो ओवर द विकेट बॉलिंग ठीक नहीं करते, यानी वो बैट्समैन को रूम दे देते हैं कट करने के लिए। मैं तो समझता हूं उनको दूसरी तरह से बॉलिंग करनी चाहिए अराउंड द विकेट। और जो वहाब हैं, उनकी
स्पीड है और वो एक्यूरेट है। वो भी अगर अपना एक दिन जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में हिंदुस्तान के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में 2011 के 5 विकेट लेकर बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो ये तीनों इनकी, ये है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ। ये तीन अगर फायर कर गए तो ये पाकिस्तान की होप है। ये पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के बारे में हिस्ट्री से कहा जाता रहा है कि अगर उस दिन वो सही चल गए बड़े खतरनाक हो जाते हैं। ये इतने इनकंसिस्टेंट क्यों होते हैं? इनकंसिस्टेंट इसलिए हैं कि मैं आपको एक क्रिकेट का मुहावरा बताता हूं। वो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। इसका मतलब ये है कि जो टैलेंट है वो जब तक टैलेंट के साथ टेक्निक और टेम्परामेंट ना हो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर आपने एक बैट्समैन को, टैलेंटेड बैट्समैन को क्लास बैट्समैन बनाना है तो उसके साथ टेक्निक और टेम्परामेंट की जरूरत होती है। टेक्निक और टेम्परामेंट क्वालिटी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आता है। जब आपकी क्वालिटी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो तो वो फिर प्लेयर को तराश के भेजता है ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया क्यों दुनिया की सबसे कामयाब टीम है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर है, जो उनकी शील्ड क्रिकेट है, जो मैं खेला हुआ हूं, वो सबसे बेहतरीन क्रिकेट है। तो जो उनके खिलाड़ी शील्ड क्रिकेट खेल के आते हैं उनका ये डेवलप हो जाता है, उनकी टेक्निक भी डेवलप हो जाती है, उनका टेम्परामेंट भी अच्छा होता है और टैलेंट वैसे ही ऊपर आ जाता है। तो इसलिए उनकी आप कंसिस्टेंसी देखें। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ी लो कैलिबर का है, उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर है। इसलिए टैलेंट तो आ जाता है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, क्योंकि ना टेक्निक ना उनका टेम्परामेंट, वो लो क्वालिटी क्रिकेट वो डेवलप नहीं कर सकती। हम सारे, मैं, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, हम सारे काउंटी क्रिकेट में डेवलप हुए थे। हमने काउंटी क्रिकेट में टैलेंट था, काउंटी क्रिकेट में खेल के हमने अपनी टेक्निक और टेम्परामेंट डेवलप किया। चलिए इमरान सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि कल भारतीय टीम के लिए कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी सबसे खतरनाक साबित हो सकता है? खतरनाक तो 3-4 साबित हो सकते हैं। शायद अफरीदी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक उनकी बैटिंग ऐसी है। अगर वो, फिर मैं सवाल, वो उन्होंने कहा कि अगर वो चल गए तो वो बैटिंग को 3-4 ओवरों में मैच बदल देंगे, तो उनमें ये क्वालिटी है। लेकिन बॉलिंग में असल में तो खतरा आएगा हिंदुस्तान को उनकी बॉलिंग से, जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं। आमिर, तीनों फास्ट बॉलर्स अपने दिन पे अगर उनमें से जो भी क्लिक करके वो ज्यादा, लेकिन फिर मैं क्वालिफाई करता हूं कि पिच कैसी है। अगर पिच बिल्कुल डेड है तो फिर तो फास्ट बॉलर का इतना इंपैक्ट नहीं होगा। अफरीदी का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ वो नहीं है जो बाकी सब मुल्कों के खिलाफ है। हाँ, उनकी ये प्रॉब्लम रहा है कंसिस्टेंसी का, लेकिन अगर कभी भी अफरीदी को परफॉर्म करना है तो वो कल है। वो कह चुके हैं कि इंडिया में मोहब्बत बहुत मिलती है। वो मोहब्बत उनको भारी पड़ेगी या उसको मेरे ख्याल में वो उनका कहने का मकसद था कि मेहमान नवाजी बड़ी मिलती है। वो तो मुझे भी मिलती थी। मैं तो हमेशा हिंदुस्तान में बड़ा, हमें तो बड़ी मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी तो हमेशा मिलती थी। तो उस मोहब्बत में वो कहीं खो ना जाए। अगर उस मोहब्बत में वो एंटरटेन कल कर गए तो पाकिस्तान का बड़ा फायदा करवा जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कल कौन सी टीम पर ज्यादा प्रेशर होगा? प्रेशर किस पर ज्यादा होगा इस पूरे माहौल को देखते हुए? प्रेशर तो दोनों टीमों पे उतना ही होगा, दोनों पे एक ही जितना प्रेशर होगा। ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर की बात बार बार होती है, जब भी होता है मैच, चाहे कोई भी स्टेज हो। लेकिन इस प्रेशर में से निकलना क्या फॉर्म वाले खिलाड़ियों के लिए ज्यादा आसान होता है या क्लास वाले खिलाड़ियों के लिए? देखें, जो एक टेम्परामेंट होता है, ये जो बैट्समैन और या बॉलर या फील्डर अपने आप को फोकस कर लेता है, वो इस प्रेशर से अपनी, उसकी जो टनल विजन जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल सोच रहा होता है कि उसका गेम प्लान क्या है, और इसको सारा जो जितना क्राउड प्रेशर सब कुछ इसके अंदर से वो सिर्फ अपनी गेम पे जब फोकस कर जाता है वो बेहतर कोप करता है। जो रैटल हो जाता है क्राउड से, जो घबरा जाता है इतने बड़े कि मैं फेल ना हो जाऊं, या वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग बुरा भला कहेंगे, वो फिर उसके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है।
सर जब आप खेलते थे तो सबसे ज्यादा डर आपको भारत के किस बल्लेबाज से लगता था? मुझे डर तो किसी से नहीं लगता था, लेकिन मेरा क्योंकि मेरा काम था पाकिस्तान को बॉलिंग में मैच जिताना, तो हमें जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट होता था वो सुनील गावस्कर, क्योंकि वो विकेट को पर अगर वो खड़े रहते तो बड़ा स्कोर करते थे, तो इसलिए उनको आउट करना सबसे बड़ा टारगेट होता था। उसके बाद एक वक्त पे मोहिंदर अमरनाथ, उन्होंने एक सीरीज में बहुत जबरदस्त पाकिस्तान में बैटिंग की थी, तो वो भी हमारा फिर ये दो मेन बैट्समैन बन गए थे। ये आपसे बहुत लोगों ने पूछा कि कौन सा प्लेयर सबसे बड़ा चैलेंज होता था, कौन सा ऐसा इंडियन प्लेयर था जो डर जाता था आपसे? मैं इधर तो ये बात नहीं बताऊंगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए लोग, सबका एक अपना आइडियल होता है, और आप जब क्रिकेट में आए थे तो आप किससे ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, मोटिवेट हुए थे? मेरी वालदा की दो बहनें थी, दोनों उनकी बड़ी बहनें थी, उन दोनों के बेटे पाकिस्तान के कैप्टन रहे थे, और दोनों ने दोनों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी गए थे, और एक कैम्ब्रिज का कैप्टन रहा था, तो वो दोनों मेरे आइडल थे। मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता था। अच्छा, कल के मैच पे लौटे, अगर धोनी कहते हैं कि हमारे पास ऐसी टीम है जो हर खिलाड़ी किसी भी नंबर पर खेल सकता है, अब ये बेहतर होता है या प्लेयर के लिए ये ज्यादा अच्छा होता है कि उसे पता हो उसे कौन से नंबर पर जाना है? देखिए, जो वनडे क्रिकेट और खास तौर पे 2020 क्रिकेट है, इसके अंदर कैप्टन को वर्सेटाइल होना पड़ता है, उसको सारा वक्त देख रहा होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, और उसको अपने खिलाड़ियों की पहचान होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में वो समझता है कि कौन सा मेरा खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करेगा। आप कभी भी सेट बैटिंग ऑर्डर से ना जाए 2020 क्रिकेट के अंदर। 2020 क्रिकेट में मौके के मुताबिक चेंजेस करें, बैटिंग ऑर्डर में भी, बॉलिंग में भी। पाकिस्तान में है फ्लेक्सिबिलिटी वो? जी, 2020 में तो है ना, क्योंकि 25 के जो पहले 6 बैट्समैन हैं वो कहीं भी खेल सकते हैं, क्योंकि शायद अफरीदी ओपन भी कर सकते हैं, तो वो 2020 में हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में आप ये नहीं कर सकते। आपने जैसे अब्दुल कादिर तक से ओपनिंग करवा दी थी, ऐसी रिस्क शाहिद अफरीदी ले सकते हैं कल? देखिए, रिस्क तो कप्तान को लेनी पड़ती है, यानी जो कैप्टन रिस्क नहीं लेता वो कभी भी बड़े मार के नहीं मार सकता, क्योंकि रिस्क तो एक कैप्टन को कैलकुलेटेड रिस्क अगर वो नहीं लेगा तो वो जो और वो रिस्क नहीं लेता जो हारने से डरता है। देखिए, रिस्क का मतलब कि एक बड़ा फैसला करना है। शायद अफरीदी में वो है काबिलियत, वो रिस्क लेने की, वो देखी है आपने? हमने ज्यादा नहीं देखी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल वो उसमें एबिलिटी हो, और वो मैं कोशिश करूंगा उसमें डालने के लिए। धोनी में है? धोनी में बिल्कुल है, धोनी की ये बड़ी क्वालिटी है। सर, इमरान सर से मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तानी बॉलर्स में ऐसा क्या है कि वो कंटिन्यूअस 140 टू 150 की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं? आपको पता है, ये मेरे से 30 साल ये सवाल पूछा गया है और मुझे इसका जवाब नहीं आता, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान में क्यों नहीं बॉलर और निकलते जो कि इस स्पीड पे बॉल कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ क्यों। क्या ये इस वजह से कि एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसमें तेज से तेज बॉलर को लाइनिंग लेंथ के नाम पे धीमा कर दिया जाता है हिंदुस्तान में, जबकि पाकिस्तान में वो रॉ आ जाते हैं और फिर उनकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। देखिए, जो तेज बॉलर होता है ना, उसको वैसे कोई बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि वो जो स्पीड होती है उस स्पीड पे बैट्समैन को टाइम कम मिलता है खेलने के लिए, तो वो इफेक्टिव होगा। अच्छा फास्ट बॉलर स्पीड के साथ मूव भी करवाता है, लेकिन जो आम फास्ट बॉलर होता है, जो तेज भी होता है, वो भी तंग करता है बैट्समैन को। लेकिन उसके लिए कैप्टन चाहिए होता है ना, एक फास्ट बॉलर को कैप्टन चाहिए होता है। क्या इंडिया में ऐसा है कि कैप्टन नहीं मिले? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो कैप्टन होता है, अगर उसको बॉलर की समझ ना हो, बॉलर को कैसे इस्तेमाल करना है,
तो वो बॉलर को तबाह भी कर सकता है। मैं जब शुरू की क्रिकेट, मैं 18-19 साल का था, मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेला, तो मैं जब काउंटी क्रिकेट खेलने गया तो जो वहां का कोच था वो मुझे कहता था तुम तेज बॉलर बन ही नहीं सकते, और मैं कहता था मैंने तेज बॉलिंग करनी है, और वो कहता था तुम्हारे पास इन स्विंग है, तुम तेज बॉलिंग करने की कोशिश ही ना करो, तुम्हारा एक्शन ही नहीं है। मैंने अपना एक्शन चेंज किया तेज बॉलर बनने के लिए। अगर मैं उसकी सुन लेता मैं कभी बनता ही ना तेज बॉलर। तो इसलिए हर कोई जब तक एक कैप्टन, बॉलिंग कैप्टन ना हो जो खुद तेज बॉलर हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है तेज बॉलर को सही इस्तेमाल करना। मेरे लिए जितने भी बैटिंग कैप्टन्स थे, मैं जब एक यंग फास्ट बॉलर आ रहा था उनको वो मुझे सही इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा, एक प्लेयर जिसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, और जब इंडिया पाकिस्तान के इस मुकाबले की, आने वाले मुकाबले की बात होती है तो उसकी शायद उतनी बात नहीं होती जितनी हो सकती थी। युवराज सिंह कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर वो टीम में आए हैं। वापसी में अभी वैसा करिश्मा नहीं किया है, लेकिन करिश्मा करने की काबिलियत वो रखते हैं, वो सब जानते हैं। क्या कल का स्टेज ऐसे खिलाड़ी के लिए, क्योंकि वो भी बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं, कल का स्टेज ऐसे खिलाड़ी के लिए सब कुछ बदलने वाला स्टेज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी काबिल तारीफ है कि कोई इंसान, ये तो खिलाड़ी हैं, मैं कोई इंसान जो एक मुकाबला करता है एक ऐसी बीमारी जिससे लोग खौफजदा हैं, और उस बीमारी के बाद वापस आते हैं, तो ये तो हम सब दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनको तंदुरुस्ती दे। कल क्या करते हैं मैं कह नहीं सकता, मैंने उनको ज़्यादा बैटिंग करते नहीं देखा जब से वो वापस आए हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस तो है बड़े मैच का। मुझे एक याद है कि आज से पता नहीं 8-10 साल पहले ये पाकिस्तान एक दफ़ा आए थे, इन्होंने बड़े मुश्किल वक्त पे बैटिंग की हुई थी, कई बड़े मैचेस जिताए थे हिंदुस्तान को, तो उनके पास टेम्परमेंट तो है। ये कल के मैच की जब बात हो रही है, पिच की बात हो रही है, पहले बैटिंग करने वाले के जीतने की बात हो रही है, तो क्या टीमें अगर बराबर हों तो फिर टॉस ही जितवा देता है? कई दफा अगर आपकी बिल्कुल टीम साथ हो, और ये तो मैंने खुद देखा हुआ है कि अगर एक टीम बेहतर भी हो, लेकिन जो ओस या ड्यू फैक्टर है वो कई दफा एक टीम को हरा देता है, अच्छी टीम को हरा देता है। सर, आपके हिसाब से ऑन पेपर पाकिस्तान की बॉलिंग ज्यादा अच्छी है इंडिया की बैटिंग? असल में तो मुकाबला ही कल होगा पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडियन बैटिंग का। जो भी इसमें से परफॉर्म करके वो टीम को जिता देंगे। अभी इन दोनों में आप बराबरी पाते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग? कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर तो विकेट रिस्पॉन्सिव हो बॉलिंग के लिए तो फिर बॉलिंग को एज है, अगर विकेट डेड और बैट्समैन विकेट हो तो फिर बैटिंग को एज है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आफरीदी का रिकॉर्ड देखा जाए, पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए इंडिया के खिलाफ, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और जैसे कि बांग्लादेश के खिलाफ भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन कौन सा रीज़न है इसके पीछे कि आफरीदी की परफॉर्मेंस आज इंडिया के खिलाफ, जैसे पिछले मैचों में हमने देखा है कि सही चेंज हो रही है? सर, इसके पीछे कौन सा रीज़न है? मैंने उसको इतना ज़्यादा, अगर पिछले ये मैचेस देखता तो मैं शायद इसका बेहतर जवाब देता। मैंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट देखी नहीं है रिसेंटली। लेकिन अफरीदी का टेम्परामेंट उस मैच में एक दिन में कैसा रहता है, उस पे उनके परफॉर्मेंस पर बहुत वही उनके परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी ऐसा क्यों होता है एक खिलाड़ी के साथ? अगर शायद अफरीदी को कभी भी किसी को बैक करना हो तो वो अब होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और वो फिट भी हैं। तो अभी तो असूलन उनको अपनी पीक पे होना चाहिए। तो पाकिस्तान तो पूरा उम्मीद लगा के बैठा कि कल वो अच्छा परफॉर्म करें। आखिरी सवाल इमरान साहब, आप ये तो कह नहीं रहे कि आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता 2020 कौन जीतेगा, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कल का मैच विनर कौन होगा? आप किस एक शख्स पर हाथ रख के कहेंगे कि ये कल मैच विनर हो सकता है? देखें, अगर तो चले, अब मैं ये बहुत बड़ी गेस करने लगा हूं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि मैच कल कौन जिताएगा। अगर तो विकेट ने मदद की, उसमें थोड़ी सी भी बॉलर्स की फेवर की,
तो मैं समझता हूं कि दो पाकिस्तान के बॉलर बहुत खतरनाक हो सकते हैं इंडिया के लिए। मोहम्मद इरफान अपनी हाइट और अपनी पेस की वजह से, और मोहम्मद आमिर अगर वो उन्होंने नए गेंद का अच्छा स्पेल कर दिया, और अगर विकेट में जान ना हुई तो फिर डेंजर मैन ये दो बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए, विराट कोहली और धोनी। विराट कोहली और धोनी और आमिर और इरफान, ये देखेंगे क्या होता है आपकी प्रेडिक्शन का, क्योंकि सुनील गावस्कर की पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन तो सही रही हैं, आपको 1992 भी याद होगा। आपकी प्रेडिक्शन कल के लिए हमने यहाँ सुनी है। मिलेंगे आपसे मैच के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। विश्व विजेता में हमारे साथ थे इमरान खान।